हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। तो हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के 50 क्वेश्चंस। जैसा मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर फंडामेंटल या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इस पार्ट से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। पर्टिकुलरली अगर हम देखें 6 to 8 में भी इसकी संख्या ज़्यादा होगी और 11-12 में 10+2 में भी क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे। और जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया था कि कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक आप लोग एक बार रीड करेंगे अपने से, और उसके बाद एमसीक्यू जितने भी फंडामेंटल या बेसिक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद लेवल 2 में आपको जाना है और उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। और आपको पता है कि काफ़ी आप लोग को वेट भी करना पड़ रहा है, तो डेली मैंने कहा है तो क्लासेस हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एक क्लास प्रोवाइड किया जाए। और अभी तक अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सो दैट कि जो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके साथ ज़्यादा जुड़ेंगे तो और भी एक्स्ट्रा इसमें फीचर्स ऐड ऑन होंगे। और मैंने वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है, तो जल्दी ही लाइव स्ट्रीमिंग और ये सारी फीचर्स भी इसमें इनेबल हो जाएँगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपके स्क्रीन पे है। विच यूनिट which unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? जब यूज़र अपने डेटा को मीन्स इनपुट को प्रोवाइड करता है, सिस्टम उसे अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच यूनिट, यूनिट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, डिवाइस is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format। 50 क्वेश्चंस से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटर फंडामेंटल के किस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। और फिर आप लोग कितना इसमें सही कर पा रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ऑप्शन यहाँ है मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मीन इनपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स? बिट्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? बिट्स स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट मीन्स आइदर जीरो और वन, आइदर जीरो और वन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया वन निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 1 बिट। यहाँ देखिए 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल होता है। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी। यहाँ पर इस यूनिट को आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर बिट 1 और 0, ऑन और ऑफ भी इसे कहते हैं हम। बाइट 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट एंड 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट। आप सबको पता भी है, बट आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट जीबी, एंड 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट 1 TB, 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट, and 1024 petabyte equal to 1 exabyte, and 1024 exabyte equal to 1 zettabyte, and 1024 zettabyte equal to 1 yottabyte। इसके आगे भी होता है, बट अगर आप इतना याद रखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस अगर बनते हैं बेसिक कंप्यूटर से तो ये बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ IEEE। IEEE स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस में पहला क्या दिया हुआ, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, IEEE। IEEE इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक मानक होता है। IEEE प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड। नॉर्मली आपने देखा होगा केबल के ऊपर आपने देखा होगा IEEE आपको देखने को मिलता है। उस पे ऐसे मार्क किया रहता है IEEE
कुछ 3.0 या 4.0 लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस एंड आउटपुट इज स्टोर्ड इन द। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ALU मीन्स व्हाट? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस and the output is all the operations inside the computer is performed under the CPU and main part क्या है CPU में? registers, control unit, ALU। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? ALU। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस एंड आउटपुट इज स्टोर्ड इन द। आउटपुट कहाँ पर स्टोर होता है? ऑप्शन यहाँ पर है मेमोरी डिवाइसेस, रजिस्टर्स, फ्लैग्स, आउटपुट यूनिट। आपको एक बात याद रखना है, मेजर अगर CPU अगर आपसे पूछा जाता है CPU कंसिस्ट ऑफ व्हाट? CPU कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है? हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस यूज्ड बाय प्रोसेसर्स। इसके अलावा क्या है? कंट्रोल यूनिट एंड ALU। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ALU या कंट्रोल यूनिट जिस मेमोरी का यूज करता है अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस के दौरान, वो होता है रजिस्टर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसेस इज कॉल्ड। मेमोरी के स्पेस के डिवीजन को क्या कहा जाता है? पेजिंग, सेगमेंटेशन, बाइफर्केशन, डायनेमिक डिवीजन। इसे कहा जाता है सेगमेंटेशन। प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसेस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर? यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको याद होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आप 3 पार्ट पढ़ते हैं, जनरली तो 2 पार्ट पढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट एक अनदर सॉफ्टवेयर का टाइप है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बट किसी न किसी सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है उसके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फीचर्स के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। लाइक आप एंटीवायरस यूज करते हैं तो एंटीवायरस इज एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फाइल कंप्रेस करने के लिए जो आप यूज करते हैं वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। बट यहाँ पर एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपसे पूछा क्या गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर? ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर मीन्स व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के लिए यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे और यूजर के एप्लीकेशन या यूजर के पर्पज से वो क्या है? एप्लीकेशन है, बट यहाँ पर एप्लीकेशन आंसर नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawing into digital form for storage in computers? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है which of the following is a device used for converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in computers? आंसर क्या होगा? डिजिटाइजर। आंसर इज ऑप्शन बी, डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following can access the server? Web client, user, web browser, web server. Which of the following can access the server? आपसे क्वेश्चन पूछा गया which of the following can access the server? सर्वर को कौन एक्सेस कर सकता है? तो सर्वर को एक्सेस करेगा कौन? वेब ब्राउजर एक्सेस करेगा। किसके थ्रू हम सर्वर को एक्सेस करते हैं? किसी भी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो वेब ब्राउजर के थ्रू हेल्प से हम एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is a type of technique in which dumb terminals are connected to a central computer system? सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम का यहाँ पर मीनिंग क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसके पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी होता है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होता है। और आपसे पूछा गया है कि फॉलोइंग टाइप ऑफ टेक्निक इज टेक्निक इन विच डम्ब टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल मीन्स
A terminal which having only monitor and means only output device and some of the input device, but there is no processing capacity of its own. इसके पास अपना कोई प्रोसेसर नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं रेलवे स्टेशंस पे बहुत सारा सिस्टम लगा रहता है जिसमें आप स्क्रीन देखते हैं, आप टिकट ले सकते हैं, बट उसका प्रोसेसिंग किसी एक जगह से सेंट्रलाइज सिस्टम से है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि विच टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन है टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग, बैच एनवायरनमेंट, यूजर एनवायरनमेंट। आंसर इज टाइम शेयरिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। Which of the following service allow a user to log in into the another computer somewhere on the internet? इंटरनेट के थ्रू हम किसी और जगह के कंप्यूटर को लॉगिन कैसे करते हैं? उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? सर्विस यूज होता है टेलनेट। टेलनेट होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स जो आप देखते हैं जो इजीली और काफ़ी सस्ता अवेलेबल होता है, कौन सा ऐसा इन्वेंशन था जिसके कारण कंप्यूटर इतना सस्ता हुआ या मोस्ट वाइडली यूज्ड हुआ? वो है माइक्रो प्रोसेसर। इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, देखिए सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन हुआ जिसे इलेक्ट्रॉनिक जगत की दुनिया में रिवोल्यूशन माना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के अगर आप पूछा जाए इन्वेंशन किसने किया था, तो जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइस ने किया था। जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइस ने किया था। एंड मेनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म माइक्रो प्रोसेसर्स, और इसीलिए सिस्टम का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गया। माइक्रो प्रोसेसर्स में बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को कंबाइन किया गया है। एंड माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन कौन किए थे? मार्शियन ई हफ। कौन किया था? मार्शियन ई हफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज डिजाइन टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूजर। डिजाइन टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जैसे हम बात करें कि जैसे फोटो से रिलेटेड हमें कोई वर्क है तो हम एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं। हमें वर्ड पावर पॉइंट के लिए तो हम एमएस ऑफिस यूज करते हैं। तो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, इसके लिए क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट? प्रोसेस मीन्स व्हेन यूजर गिव्स इनपुट एंड गेट्स आउटपुट, और इसके बीच में जितने भी प्रक्रिया होता है उसे प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोग्राम रन होता है उसके स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस स्टेट्स कहते हैं, जिसमें न्यू, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ये सारे स्टेट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट? यहाँ आंसर क्या? एक ऑप्शन है टर्मिनेटेड, रनिंग, ब्लॉक्ड एंड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ देखिए प्रोसेस स्टेट्स कौन कौन सा होता है? न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। ठीक है, न्यू स्टेट्स, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। वेटिंग स्टेट को ब्लॉक्ड स्टेट कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनेटेड मीन्स प्रोसेस कंप्लीटेड, आफ्टर एग्जीक्यूशन इट इज टर्मिनेटेड। तो न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टेट नहीं होता है, यहाँ पर नॉट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, तो एग्जीक्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इन 1969 AT&T लेबोरेटरी डेवलप्ड विच सपोर्टेड एंड वर्कड ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। 1969 AT&T बेल लेबोरेटरी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था? वर्कड ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स,
जो अलग अलग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता था? लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज, उबंटू। उबंटू आंसर होगा यूनिक्स। याद रखना है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो सी लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया था, डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को शायद पता भी होना चाहिए। द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। सबसे पहले याद रखना है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। Read only memory is a permanent memory that cannot be erased at any instance of time. रोम में अगर कोई भी डेटा या कोई भी प्रोग्राम सॉफ्ट सेव है तो वो कभी भी इरेज नहीं हो सकता है, ठीक है। परमानेंट मेमोरी है जिसे हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। एंड परमानेंट मेमोरी में जो डेटा सेव होता है वो डेटा हार्डवेयर के लिए जो बेसिक प्रोग्राम्स होता है, जैसे बायोस। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आप जानते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस मोड में जो होता है, जैसे होता है ना फैक्ट्री सेटिंग, या जो कोई भी हार्डवेयर या इवन लैपटॉप कंप्यूटर जब डिज़ाइन होता है तो वो उसमें बेसिक प्रोग्राम होता है, उसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। और ये एक फर्मवेयर का एग्जाम्पल है। फर्मवेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड एट वंस एंड कैनॉट बी इरेज्ड। यहाँ पर रोम में इंस्टॉल होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आई थिंक समझ में आ गया होगा फर्मवेयर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज एमबीआर स्टैंड्स फॉर? एमबीआर क्या होता है? ऑप्शन क्या है? मेन बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रूटीन, मेन बफर रूटीन, मेमोरी बफर रजिस्टर। एमबीआर स्टैंड्स फॉर मेमोरी बफर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स टॉपिक में आप पढ़ोगे। रजिस्टर्स मैंने बताया, रजिस्टर्स आर नथिंग बट हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस यूज्ड बाय द प्रोसेसर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो हाई स्पीड मेमोरी यूज होता है वो रजिस्टर्स है। और रजिस्टर्स में आप अलग अलग रजिस्टर्स पढ़ेंगे, जैसे डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोसेस रजिस्टर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, ये सारे रजिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर एमबीआर मीन्स मेमोरी बफर रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्लीट आप देखेंगे, हम टोटल 50 क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करेंगे और आगे के फिर 51 से हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेस्ड? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो एक बात याद रखेंगे, आप से अगर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेस्ड, प्रोग्राम काउंटर में हमेशा याद रखना है कि प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर। प्रोग्राम काउंटर में हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होने जा रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जो लास्ट इंस्ट्रक्शन फेस्ड एंड गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेस्ड? तो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर हो गया, नेक्स्ट विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा। व्हाट डज डी इन द डी फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स फॉर? डी का यहाँ पर मतलब होता है डिले। डी का मतलब क्या होता है? डिले। ऑप्शन सी इज राइट, डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ प्रोसेस फ्रॉम अ प्रोग्राम? What is the responsible for creating a process from a program?
प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बिकॉज प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? अगर ये सभी क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपका कंप्यूटर फंडामेंटल ठीक ठाक है, आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा आप रीड करेंगे और यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट है ARPANET। आपने सुना होगा, दुनिया का पहला नेटवर्क जो आया था वो था ARPANET। ARPANET डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम ऑटो नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथोराइज नेटवर्क। आई थिंक सबका सही होना चाहिए। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET का फुल फॉर्म होता है, एंड दिस इज फर्स्ट नेटवर्क डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स अलाउज द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेसेस। फेवरेट URL एड्रेसेस, URL आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम क्या कहते हैं? URL कहते हैं। ठीक है, जैसे BPSC का वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in, तो ये कंप्लीट URL हुआ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का जो एक लिस्ट फेवरेट जो जो आप यूज़ करते हैं वो कहाँ पर आप मेंटेन करते हैं? यहाँ पर दिए गए सॉफ्टवेयर में केवल वेब ब्राउज़र ऐसा सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। आई थिंक सबका सही होगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्मॉल डेटा फाइल इन द ब्राउज़र। स्मॉल डेटा फाइल इन द ब्राउज़र दैट इज नोन एज कुकीज़, वेब सर्वर, FTP, डेटाबेस। यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वेब सर्वर है, डेटाबेस है, तो कुकीज़। स्मॉल डेटा फाइल इन द ब्राउज़र दैट इज नोन एज कुकीज़। कुकीज़ क्या करता है? कुकीज़ एक तरीके से जो आपके जब भी कोई वेबसाइट को व्यू करते हैं और फिर दोबारा भी उसे विजिट करते हैं, तो कुकीज़ आर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जो आपको हेल्प करता है, ब्राउजिंग के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? SGML। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। SGML का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। SGML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ग्रांटेड मार्कअप लैंग्वेज, सिस्टम जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, सिस्टम ग्रांटेड मार्कअप लैंग्वेज। SGML स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बाद क्या आया? HTML आया। SGML के बाद HTML। थोड़ा सा कर्सर जो है इसका अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। अ प्रोग्राम that can retrieve files from the World Wide Web and render text, image और sounds encoded in the files। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हम वर्ल्ड वाइड वेब को जब ब्राउज करते हैं, ठीक है, इसी को हम कहेंगे ब्राउजर। ठीक है, www से हम कोई भी टेक्स्ट, इमेज और साउंड इन स्टोर करते हैं, डाउनलोड करते हैं। प्रोग्राम दैट कैन retrieve files from the World Wide Web and render text, image and sound encoded in the files। आंसर क्या होगा? वेब ब्राउजर। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25। API आपने सुना होगा। API का फुल फॉर्म क्या होगा? एडवांस प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस। आई थिंक ये भी सबका सही होना चाहिए। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या होता है? जब भी हम कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो API एक होता है बना बनाया, किसी पार्टिकुलर फीचर या फिर किसी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए कोई प्रोग्राम, उसको हम यूज़ कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, अपने ऐप में, जिसे API कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, कोई सॉफ्टवेयर है उसमें हम मैप के फीचर यूज़ करते हैं, तो मैप में हम क्या करते हैं? गूगल मैप के API को यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक समझ गया आप। हम उसको डेवलप ना करके उसको हम क्या करते हैं? रेडीमेड यूज़ कर लेते हैं
और वो जिस इंटरफेस के थ्रू करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई। क्वेश्चन नंबर 26 है, fill in the blanks is a paradigm of distributed computing to provide the customers on demand utility based computing services। अच्छे से इसको रीड करिए, क्वेश्चन को पूछ रहा है यहाँ पर, fill in the blanks is a paradigm of distributed computing to provide the customers on demand utility based computing services, remote sensing, remote इन्वोकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड प्राइवेट कंप्यूटिंग। इसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आप कहेंगे क्यों? देखिए, क्लाउड बेसिकली, क्लाउड इज समथिंग स्टोर्ड एट रिमोट प्लेसेस। यहाँ पर क्लाउड का मतलब ये होता है कंप्यूटर साइंस में, क्लाउड मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड एट रिमोट लोकेशन, दैट इज नोन एज क्लाउड। यहाँ पर क्या है? पैराडिगम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टू प्रोवाइड द कस्टमर्स ऑन डिमांड यूटिलिटी बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विसेज। मीन्स हम इंटरनेट के हेल्प से क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं डेटा को ओवर द इंटरनेट और उसको हम यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारा एप्लीकेशन होता है जो हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ www, या फिर इंटरनेट से हम क्या करते हैं डाउनलोड ना करके, जैसे वेब एप्लीकेशन है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट राइटिंग डेटा ऑन टू द क्लाउड, मीन्स एक्सेसिंग डेटा ऑन टू द क्लाउड। चाहे वो हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, फेच करते हैं, उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, लॉक। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, लॉक इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू द अनरीडेबल टेक्स्ट। अनरीडेबल टेक्स्ट को हम थोड़ा टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मीन्स दैट इज नॉट रीडेबल फॉर्म जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। प्लेन टेक्स्ट को जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं उसको अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एनक्रिप्ट करना, दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। ऑप्शन बी इज राइट। The process of transforming plain text into the unreadable text, that is known as encryption, and again उसको unreadable form से readable form means plain text में convert किया जाता है, that is known as decryption। encrypt और decrypt अब common term बन चुका है। next question number 29 है, what do you call testing individual components? इंडिविजुअल कंपोनेंट मीन्स व्हाट? किसी भी प्रोग्राम के इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट करना यहाँ पर कहा जाता है यूनिट टेस्टिंग। ये टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ। तो व्हाट डू यू कॉल टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट? दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। अ टेस्टिंग स्ट्रैटेजी दैट टेस्ट द एप्लीकेशन एज अ होल, दैट इज नोन एज, यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वेरिफिकेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। आंसर इज सिस्टम टेस्टिंग। आंसर क्या होगा? व्हेन वी टेस्ट एप्लीकेशन एज अ होल, दैट इज नोन एज सिस्टम टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड इन द कंप्यूटर्स नाउडेज? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड इन द कंप्यूटर्स नाउअडेज? माइक्रो आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, नॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन। आंसर होगा यहाँ पर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन मीन्स जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन वॉन न्यूमन, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये कौन सा आर्किटेक्चर है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट इज, आपने सुना होगा, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड
प्रोग्राम प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ, यहाँ पर आप देखेंगे मेमोरी के एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसडी रैम, हीप्स, कैश, हाई कैपेसिटी रैम। आपने सुना होगा कि फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है सो दैट एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेसर कैन बी इनहांस्ड। तो यहाँ पर कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ कैश मेमोरी। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हु इज फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है, मार्गरेट हैमिल्टन, वॉट्स एस हम्फ्रे, एलन ट्यूरिंग, बोरिस बेजर। याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर कहा जाता है किसको, वॉट्स एस हम्फ्रे। जैसे अभी एक बताया था थोड़ी देर पहले कि स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस स्टैंड्स फॉर। जैसे आपने सुना होगा CAD कैड, CAM कैम, ऐसे ही CASE। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैकेनिज्म। केस होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। आई होप आप लोगों को पता होगा। कितने लोगों को नहीं पता था आप लोग कमेंट करके ऑनेस्टली बताइएगा मुझे। केस स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट डज SDLC स्टैंड्स फॉर। सबको पता होगा, मुझे पता है कि कम से कम इतना तो याद होगा ही आपको, आपके कॉलेज में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। मेरा जो है कर्सर थोड़ा काम नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कोकोमो। एक मॉडल है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मॉडल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द कोकोमो। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल होता है। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, यहाँ पर ऑप्शन बी आपके सामने है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अगेन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर डिबगिंग इज नोन एज आइडेंटिफाइंग द टास्क टू बी कंप्यूटराइज, क्रिएटिंग प्रोग्राम कोड, क्रिएटिंग द एल्गोरिदम, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम कोड। डिबगिंग का मतलब होता है फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम कोड, दैट इज नोन एज डिबगिंग। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रांसमिशन। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड, कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, केवल और केवल आप याद रखेंगे यहाँ ऑटोमेटिक, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स दिया गया है। तो सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, ओनली ए कैन सेंड डेटा टू बी, दैट इज नोन एज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ए केवल बी को डेटा सेंड कर सकता है, बी ए को नहीं कर सकता है। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, ए कैन सेंड डेटा टू बी एंड बी कैन ऑल्सो सेंड डेटा टू ए, बट वन एट ए टाइम। एक इसमें से एक बार में केवल एक ही। एंड फुल ड्यूप्लेक्स होता है, ए कैन सेंड डेटा टू बी एंड बी कैन ऑल्सो सेंड डेटा टू ए साइमल्टेनियसली, एक ही समय में, फुल ड्यूप्लेक्स। यहाँ पर आप देखते हैं कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड के थ्रू हम कोई डेटा इंटर करते हैं कोई इनपुट देते हैं, तो केवल और केवल वन वे यहाँ पर हम केवल डेटा को सेंड कर रहे हैं, मतलब कीबोर्ड से सिस्टम को। तो यहाँ पर सिंप्लेक्स होगा।
आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? अ फिल इन द ब्लैंक्स इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। फिजिकल पाथ्स ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल। मैसेज का मीनिंग यहाँ पर क्या है? डेटा कम्युनिकेशन में मैसेज का मीनिंग होता है डेटा और डेटा पैकेट। तो फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल, जिस पे डेटा ट्रांसमिट होता है, उसको कहा जाता है मीडियम। क्या कहा जाता है? मीडियम। आपने सुना होगा कोक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, दैट इज मीडियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ। देखिए, सबसे पहली बात बेसिक जो आप नेटवर्क का मीनिंग क्या है? नेटवर्क मीन्स व्हाट? व्हेन टू और मोर सिस्टम्स एंड डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। और बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसका? अगर दोनों एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, तभी हम कहेंगे कि वो दोनों डिवाइस एक नेटवर्क पे है। आप देख सकते हैं इस गिवन ऑप्शन में क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द प्रोसेस इनटू द अनदर डिवाइस। अ प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेस। PIDs of processes running of different devices are same. A process is active and another is inactive. यहाँ पर देखिए, a process in one device is able to exchange information with the process in another device. तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। जैसे टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क मीन्स व्हाट? A can send data to B as well as B can send data to A. Both can transmit data with one another, that is known as network. Question number 41 क्या है? In computer network nodes are the computer that originates data, the computer that routes the data, the computer that terminates the data, all of the mentioned. एक बात ध्यान रखिए, nodes मतलब क्या? Each system connected to a network that is known as node. Originate, route the data, टर्मिनेट द डेटा, ऑल आर नोन एज नोड्स। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन फंडामेंटल, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। और इसमें जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे और पहले फंडामेंटल क्वेश्चन का एक लेवल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, फिर लेवल 2 में चलेंगे, फिर टॉपिक्स अपने आप आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम लोग टॉपिक्स को करेंगे वन बाय वन। मैंने कहा कि आप लोग जैसे जैसे अपने बताओगे कि जो जो पॉइंट अपने सजेशंस दोगे, उस सजेशंस में आपको पता है कि वो माना जाएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन जो है शुरुआत कीजिए और अच्छे से कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाए कराया जा रहा है। अगर इस पे आपका कमांड हो गया और धीरे-धीरे आप आगे लेवल बाय लेवल अगर बढ़ाते चलेंगे तो आपका एग्ज़ाम में अपने आप देखेंगे कि आप काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएँगे। जो मटेरियल हमने गाइड किया है आपको, वो सारे सोर्सेस भी धीरे-धीरे आपको यूज़ करना शुरू कर देना है, ठीक है? लेकिन जो भी करना है सीरियसली करते जाना है, ऐसा नहीं कि बस एक बुक खरीद के 4-5 रख लिए और एक बुक भी नहीं पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। एक चीज देखिए, ब्लूटूथ से क्या होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम कुछ डेटा ट्रांसफर करते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट होता है। मीन्स ब्लूटूथ ऑन करते हैं और फिर दूसरे सिस्टम में क्या करते हैं? उसे एक्सेस करते हैं। तो दैट क्रिएट व्हाट? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का एग्जाम्पल है, ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, अ फिल इन द ब्लैंक्स इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के बीच में डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। आंसर क्या होगा इसका? राउटर होगा। राउटर विच प्रोसेस द रूट्स द डेटा। तो राउटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड ऑन विच लेयर? इसका यूज किया जाता है नेटवर्क लेयर पे, ठीक है?
देखिए जब आप पढ़ेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल, उसमें लेयर बाय लेयर आप देखेंगे, स्विच, ब्रिज, हब, रिपीटर्स, ठीक है। आगे आप देखेंगे नेटवर्क कंजेशन। Network congestion occurs in case of traffic overloading, when a system terminates, when connection between two nodes terminates, in case of transfer failure. In case of ट्रैफिक ओवरलोडिंग मीन्स डेटा ट्रांसमिशन ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसको हम नेटवर्क कंजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का डीएसएल। डीएसएल आपने सुना होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिजिटल सब्सक्राइबर line. Digital subscriber line provides what? Wired phone access as well as internet service provider. आप देखेंगे जब भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो जो डीएसएल कनेक्शन में क्या होता है कि फ़ोन एक्सेस एज वेल एज इंटरनेट सर्विस दोनों प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स मीन व्हाट? इट प्रोवाइड्स वायर्ड फोन एक्सेस एज वेल एज आईएसपी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, द नंबर ऑफ लेयर्स इन आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। आईएसओ यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रेफरेंस मॉडल दिया गया फॉर डेटा कम्युनिकेशन और इन नेटवर्क, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में लेयर्स कितने होते हैं? आप सबको पता है, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। और उस 7 लेयर्स कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर हमने लगा दिया है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। फिर हमने कई बार आपको बताया था कि एक सेंटेंस याद रखेंगे, अगर किसी को लेयर का ऑर्डर याद नहीं रहता है तो याद रखेंगे सेंटेंस, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन्स एडवाइस। सो यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर फिजिकल लेयर, D फॉर डेटा लिंक लेयर। देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्यों याद करना है आपको? क्योंकि इससे आपको एक एक लेटर से आपका एक मीनिंग बन रहा है। प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर फिजिकल लेयर, D फॉर डेटा लिंक लेयर, N स्टैंड्स फॉर नेटवर्क लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, S फॉर सेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन और A फॉर एप्लीकेशन। अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस याद नहीं रखना है तो हिंदी में याद रखिए। जैसे होता है ना, पापा, दादा, नाना, टाटा, सफारी पे आए, तो आपको याद रहेगा 7 लेयर्स का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, किस लेयर पे कौन डिवाइस यूज होता है, लेयर का फंक्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो हम लोग नेटवर्किंग में स्पेशली पढ़ेंगे। इन ओएसआई मॉडल व्हेन डेटा इज सेंट फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी, द फिफ्थ लेयर। देखिए फिफ्थ लेयर पूछ लिया गया तो आपको याद रखना है कैसे, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स। तो फिफ्थ लेयर क्या हुआ? सेशन, सिक्स प्रेजेंटेशन और सेवेंथ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सेशन लेयर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विद बिट बाय बिट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी एंड पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। मीन्स डेटा को बिट बाय बिट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। तो बिट बाय बिट डिलीवरी होता है वो कहाँ पे होता है? फिजिकल लेयर पे होता है। नेक्स्ट है, विच ट्रांसमिशन मीडिया। मीडिया का मतलब मीडियम, ट्रांसमिशन मतलब डेटा पैकेट्स को सेंड करने के लिए जो मीडियम यूज होता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं और नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर के लिए ट्रांसमिशन मीडियम के यूज करते हैं, उसमें सबसे फास्ट कौन सा होता है? कोक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिकल केबल। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? लाइट का यूज किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। ग्लास, लाइट के ऊपर ग्लास होता है, इसलिए इसको ऑप्टिकल कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोवाइड्स हाईएस्ट स्पीड इन डेटा ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है? सी।
यहाँ पर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट लेयर aggregates data from different applications into a single stream before passing it to। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस into a single stream before passing it to the network layer। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। OSI मॉडल सभी लेयर्स का फंक्शन, जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये सब आपको पढ़ना है। OSI मॉडल में यहाँ पर और TCP/IP मॉडल, ये सब डिफरेंस भी समझना है। यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे यूज होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे यहाँ पर देखेंगे फिजिकल लेयर पे डेटा लिंक लेयर को यहाँ पर TCP/IP ने रिप्लेस करता है किस लेयर से? नेटवर्क एक्सेस लेयर से। नेटवर्क एक्सेस लेयर से इस पे यूज होता है इथरनेट, टोकन रिंग, ATM, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड जिसे कहा जाता है फ्रेम रिले। नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड इंटरनेट लेयर इन TCP/IP मॉडल। यहाँ पर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP यूज होता है। IP यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल्ड मैसेज प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज होता है, सबका फुल फॉर्म भी याद रखना है। एंड सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन को TCP/IP रिप्लेस करता है एप्लीकेशन लेयर से, और यहाँ पर यूज होता है जहाँ पर यूजर इंटरेक्ट होता है डायरेक्टली। जैसे HTTP, किसी भी वेबसाइट को हम जिस प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम DNS, RIP है, SNMP है। ठीक, तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग में। और क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता है, आज टोटल 50। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नॉर्मली वीडियोस आपके रात में ही आएंगे 8, 9, 10 बजे तक, और वेरिफिकेशन मैंने अप्लाई कर दिया है, जल्दी ही लाइव जो फीचर इनेबल हो जाएगा, फिर लाइव स्ट्रीम भी हम करेंगे, टॉपिक्स के भी, MCQs के भी। बट आप लोग शुरुआती दौर में थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे, सारे क्वेश्चन जो मैं बताऊं उसको करेंगे, जो मैं सोर्सेस बता रहा हूं उसको आप लोग फॉलो करेंगे। और लास्ट, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि सबको पता चल जाए कि हमने सेशंस को शुरू कर दिया है। और जिसके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ वो हैं हमारे न्यू एस्पिरेंट, जितने लोग चाहते हैं बिहार में कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बनना, और उनके लिए ये मौका है कि अभी मेरे जो सेशंस हैं उसका बेनिफिट आप लोग लीजिए। और जितना ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप लोगों के लिए सेशंस लेकर के आऊँ, सेशन प्रोवाइड करूँ। सो आज यहीं पर सेशन को रोकते हैं।